एक बेहतरीन इंसान, एक आदर्श व्यक्ति का भारतीय नजरिया क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे अंदर की दुनिया से शुरू होकर बाहर समाज और राष्ट्र के लिए हमारे योगदान तक जाता है। इस सफर की शुरुआत करते हैं श्री अरबिंदो के एक बहुत ही गहरे विचार से। ये विचार इस बात की नींव रखता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोगों की अपनी आंतरिक जागृति से ही आती है। तो आगे हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? हम राष्ट्र की आत्मा को समझेंगे, पहचान के अलग अलग स्तरों को जानेंगे, फिर शिक्षा, आर्थिक प्रगति और स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हुए आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सार्थक जीवन आखिर बनता कैसे है। तो किसी भी आदर्श को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी है ना? तो चलिए सबसे पहले इसकी आध्यात्मिक नींव को टटोलते हैं। ये जड़ें हमें ले जाती हैं सनातन धर्म की समझ तक। और देखिए, श्री अरबिंदो के शब्दों में ये सिर्फ कोई मानने या विश्वास करने वाली चीज नहीं है। ये तो जीने की एक कला है, ये खुद जिंदगी है। और जब इस अनुभव को जिया जाता है तो उससे एक खास तरह की अंदरूनी शक्ति पैदा होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्म तेज। ये वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो बदलाव की वजह बनती है, चाहे वो किसी एक इंसान की मुक्ति हो या पूरे राष्ट्र का निर्माण। और ये सारी बात इस एक मूल सिद्धांत पर आकर टिकती है कि ये जो व्यक्तिगत जागृति है, ये जो राष्ट्रीय महानता है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा है, पूरी मानवता की सेवा। तो ये तो हुई आध्यात्मिक नींव की बात। अब थोड़ा आज के जमाने के हिसाब से देखते हैं। मनोविज्ञान इस स्वयं या सेल्फ को कैसे देखता है? तो देखिए, हमारी पहचान की ना एक तरह से 3 परतें होती हैं। पहली है सांस्कृतिक, यानी वो सब मूल्य जो हम अपने देश, धर्म और समाज से सीखते हैं। फिर आती है सामाजिक पहचान, हम किन ग्रुप्स का हिस्सा हैं उससे जुड़ी हुई। और आखिर में सबसे ऊपर आती है हमारी व्यक्तिगत पहचान, यानी वो लक्ष्य और विश्वास जो हम खुद अपने लिए चुनते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति अंदर से जाग गया, उसने अपनी पहचान को भी समझ लिया, पर अब आगे क्या? वो समाज के लिए कुछ करेगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है शिक्षा और रिसर्च की। आज़ादी के बाद एक सपना देखा गया था। सपना था कि अच्छी शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के कोने कोने तक, सबसे गरीब बच्चे तक पहुंचे। नवोदय विद्यालय जैसे प्रोग्राम्स इसी सपने का एक अहम हिस्सा थे। लेकिन बात सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं थी। असली मकसद था देश को एक नॉलेज पावर बनाना, और उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया। रिसर्च को पढ़ाई का हिस्सा बनाना, उसकी क्वालिटी सुधारना और मिलकर काम करने का एक माहौल तैयार करना। और इस मेहनत का असर भी दिखा। एक वक्त था जब हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर थे, और फिर एक वक्त आया जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक मैन पावर में से एक बन गया। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी के खरीदार से हम उसके क्रिएटर बन गए। तो एक तरफ ज्ञान है, रिसर्च है, और दूसरी तरफ है देश की अर्थव्यवस्था। ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं? चलिए देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा सक्षम इंसान देश की तरक्की में कैसे भागीदार बनता है। अगर हम आज भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो ये चार्ट एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 54%, सर्विस सेक्टर का है। इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी अब खेती या इंडस्ट्री से ज्यादा ज्ञान और स्किल्स पर चल रही है। तो ये जो ग्रोथ है, ये आती कहाँ से है? ये आती है हमारे देश के लोगों के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से, वो जो कुछ नया करने का जज्बा है। और कहा जाता है कि अगर इस टैलेंट को सही से इस्तेमाल किया जाए तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसी जज्बे को पंख देने के लिए 1991 में कुछ बहुत बड़े नीतिगत बदलाव हुए। वो दौर था लाइसेंस राज का, और इन नए नियमों ने एक तरह से अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए, विदेशी निवेश के लिए और छोटे उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए। अभी तक हमने बात की खुद को बनाने की, देश की तरक्की में योगदान देने की, पर एक आदर्श इंसान की पहचान का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब उसे अपने से भी बड़े किसी मकसद के लिए खड़ा होना पड़ता है, जैसे 1857 में हुआ था। 1857 के संग्राम को लंबे समय तक अंग्रेजों ने सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि वो आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई थी। और इस तरह की रचनाओं ने इसी सच को दुनिया के सामने रखा। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तो कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस लड़ाई में एक साथ खड़े हो गए थे।
ये पहला मौका था जब इतने बड़े पैमाने पर समाज के अलग अलग तबके विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक साथ आए थे। सही मायनों में ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो हमने एक लंबा सफर तय किया, अंदर की आध्यात्मिक जागृति से लेकर बाहर देश के लिए संघर्ष तक। अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि एक सार्थक जीवन का मतलब क्या निकलता है। और ये सफर हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, गीता के उस गहरे उपदेश तक कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस अपना काम करना, अपना कर्तव्य निभाना ही सब कुछ है। और शायद यही सबसे ऊंचा आदर्श है, अपने छोटे से मैं के दायरे से बाहर निकलकर खुद को दूसरों में देखना, अपने देश में देखना और फिर पूरी इंसानियत में देखना। यही तो है असल में खुद को पाना।